वरना रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़े ध्यान से समझना है। देखिए बेटा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था। लीनियर मोमेंटम बेटा क्या था? लीनियर मोमेंटम क्या था बेटा? लीनियर मोमेंटम बताता था स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। और किसके बराबर आता था बेटा? mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हम लोगों ने देखा था कि चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता था? फोर्स के। मतलब कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आना चाहिए? फोर्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा था न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। ठीक है, आज इन्हीं चीजों को बेस बनाते हुए हम लोगों को स्टडी करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना। देखिए बेटा, मान लीजिए कोई दो गाड़ी है, एक ही लीनियर एक्सिस के ऊपर चल रही है। आगे वाली गाड़ी धीरे चल रही है, पीछे वाली तेजी से आ रही है और आगे वाली गाड़ी को हिट करती है। एक ही लीनियर पॉइंट पर दो गाड़ी चल रही है, आगे वाली स्लो चल रही है, पीछे वाली तेज चल रही है। पीछे वाली तेज चल रही है मतलब पीछे वाली की वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है तो बेटा पीछे वाली का लीनियर मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, उसने स्लो चलती हुई बॉडी को, स्लो चलने वाली बॉडी का लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा? कम। उसको टक्कर मार दी। अब टक्कर मार दी तो जो स्लो चल रही थी वो क्या हो जाएगी? फास्ट, क्योंकि उसको टक्कर लगी है। टक्कर मतलब उस पर बल लगा है, बल मतलब उस पर फोर्स लगा है, तो वो हो जाएगी फास्ट। और जो फास्ट चल रही थी वो कुछ हो जाएगी स्लो। ठीक है बेटा, देखिए हुआ क्या है, टक्कर लगने के बाद क्या हो गया? स्लो वाली गाड़ी हो गई फास्ट, मतलब उसका मोमेंटम बढ़ गया। और जो फास्ट चल रही थी वो हो गई स्लो, मतलब उसका मोमेंटम घट गया। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि लीनियर मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, मतलब गाड़ी ए प्लस गाड़ी बी का लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बराबर रहेगा। कैसे? मान लीजिए बेटा, जो पीछे वाली गाड़ी थी उसका मोमेंटम था 7। ठीक है, 7 न्यूटन मीटर। ठीक है, जो पीछे वाली गाड़ी थी उसका मोमेंटम कितना था? उसका मोमेंटम 7 न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर बोल दिया, 7 न्यूटन सेकंड था मान लीजिए। और आगे वाली जो स्लो चल रही थी उसका मोमेंटम 3 न्यूटन सेकंड था। मतलब पीछे वाली का मोमेंटम ज्यादा था, आगे वाली का मोमेंटम कम था, और टोटल मोमेंटम 10। जब टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद जो स्लो चल रही थी उसका मोमेंटम हो गया 5, 3 से बढ़कर हो गया 5। और जो फास्ट चल रही थी 7 था जिसका, उसका घट के हो गया 5। अब भी टोटल मोमेंटम कितना है? 5 + 5 10।
तो बेटा कोलिजन से पहले भी मोमेंटम 10 था और कोलिजन के बाद भी मोमेंटम 10 ही है। कोलिजन से पहले भी मोमेंटम 10 ही था और कोलिजन के बाद भी मोमेंटम 10 है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद मोमेंटम रहना चाहिए सेम। अब इसी चीज को हम लोग शब्दों में लिख देंगे। इसी चीज को हम लोग फटाफट क्या लिख देंगे, शब्दों में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम is always remain conserved। कंजर्व रहने का मतलब है दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन is always equal to the total linear momentum आफ्टर कोलिजन। ये बात हम लोग को प्रूव करनी है, जो बात हम लोगों ने अभी शब्दों में डिस्कस की है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए एक कार थी ए जिसका मास था m1, चल रही थी u1 स्पीड से। सामने कार थी कार बी जिसका मास था m2, चल रही थी u2 स्पीड से। कंडीशन क्या थी कि u1 ज्यादा था u2 से। u1 अगर ज्यादा होगा u2 से तो जाकर टकराएगी, ये जाकर टकरा गए, ए और बी टकरा गए। टक्कर होने के बाद ए जिसका मास m1 था वो v1 से चलने लगा, बी जिसका मास m2 था वो v2 से चलने लगा। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, आप लोग फटाफट इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं ऊपर लिखता हूं। हमें बेटा प्रूव करना है कि लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले कितना था बेटा, ए का कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, प्लस बी का कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। ये बात तो सबको पता है, पता होनी भी चाहिए, आप लोगों ने पिछला लेक्चर लगाया है, और जिन्होंने नहीं लगाया वो जाके रिकॉर्डेड वीडियो या फिर यूट्यूब से जाकर देख लो। ठीक है, आफ्टर कोलिजन देखिए बेटा, बिफोर कोलिजन तो टोटल आ गया ये रहा। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ए का कितना है m1v1 और बी का कितना है m2v2। मतलब कुल मिलाकर हम लोगों को ये बात करनी है प्रूव, बस इतनी सी बात है, हम लोगों को ये बात करनी है प्रूव। अब वो प्रूव देखते कैसे करेंगे। अब हम लोग को करना है प्रूफ निकालते हैं इस बात का। दोबारा बना देता हूं मैं, बॉडी ए है जो m1 से चल रही है, m1 मास है u1 से चल रही है। बॉडी बी है, मास m2 है, u2 से चल रही है। दोनों की हो गई टक्कर, जो ए है जिसका मास m1 था वो v1 से चलने लगा, और जो बी है जिसका मास m2 था वो v2 से चलने लगा।
ठीक है, मास में तो कोई फर्क नहीं आएगा, मास तो वही रहेगा जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। ठीक है भाई, ये बात होगी बेटा। अब आप एक बात देखिए बेटा, प्रूव करने के लिए बॉडी ए का कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था, आप कहोगे m1 u1। बॉडी ए का ही कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना है, आप कहोगे जी m1 v1। मान लीजिए बेटा मेरे पास आज 100 रुपए हैं और परसों मेरे पास 250 रुपये हो जाते हैं। आज मेरे पास 100 रुपीज है और परसों मेरे पास 250 हो जाते हैं। तो मेरे पास कितने पैसों का चेंज आया, तो आप कहोगे सर जी 150 का। कैसे, फाइनल में से मैंने घटा दिया इनिशियल कि इनिशियली मेरे पास 100 रुपीज है, फाइनली मेरे पास 250 हो जाएंगे। कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह मैं पूछूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, तो क्या आना चाहिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम बेटा ए का कितना है, फाइनल मोमेंटम है m1 v1, कोलिजन के बाद वाला m1 v1। इनिशियली कितना था m1 u1, m1 u1। अच्छा बेटा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम आप कहोगे जी सेकंड लॉ के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम तो फोर्स होता है। मतलब कि ए के ऊपर फोर्स लग रही है, किसके कारण, बी के कारण। देखिए बेटा फोर्स क्या था, किसी रुकी हुई चीज को चलाने वाली एक्सटर्नल एजेंसी या चलती हुई चीज को रोकने वाली। अब ए गाड़ी तेजी से चलती हुई आ रही थी, बी से टकराने के कारण स्लो हो गई, मतलब इस पे लगी है फोर्स, ए पर लगी है फोर्स बी के कारण। हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आएगा, फोर्स के। सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी किसके बराबर आना चाहिए, m1 v1 माइनस m1 u1 के। ठीक है भाई, m1 v1 माइनस m1 u1। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट करो फिर। ठीक है, ये बात आ गई, इसको नाम दे देंगे हम लोग फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अपने पास क्या आ गया, m1 v1 माइनस m1 u1। अब इसी तरह से बेटा मैं कहूं कि बी का कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था, आप कहोगे जी m1 u1 था, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और बी का कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना हो गया, आप कहोगे जी m2 v2 हो गया। और मैं पूछूं चेंज कितना हुआ मोमेंटम, तो आप कहोगे सर जी फाइनल में से इनिशियल को घटा दो। घटा देते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है m2 v2, इनिशियल कितना था m2 u2। चेंज इन मोमेंटम सेकंड लॉ के हिसाब से किसके बराबर होता है, फोर्स। बी स्लो चल रही थी, ए ने आके धक्का मारा, धक्का मतलब फोर्स। ए ने बी पे फोर्स लगाई, मतलब कि बी पर फोर्स लगी है ए के कारण, जो कि किसके बराबर होगी, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना है, आप सभी कहोगे जी अभी तो निकाला है, निकाला है तो लिख देंगे। इसको नाम दे देंगे बेटा आपका 2। ठीक है भाई, इसको हमने नाम दे दिया 2। यहां तक का बेटा क्लियर हो गया तो बताओ एक बार फटाफट स्पीड से। बायो वाले बच्चों का अगर टेस्ट है वो चले जाना भाई, कोई बात नहीं।
वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। कोशिश करूंगा 10:30 बजे खत्म कर दें काम, पर लंबी चलेगी क्लास तो तुम लोग 10:30 बजे चले जाना चाहिए। हाँ भी बताओ भी फटाफट स्पीड से, यहां तक का समझ में आ गया क्या? ठीक है भाई, ओके भाई, ओके, चलो फिर आगे चलते हैं, समझ में आ गया तो। अब देखिए बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन किसके बराबर आना चाहिए? रिएक्शन के बराबर तो आए, अपोजिट भी आए। हमारे पास एक्शन क्या है? ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाई, किसके बराबर आना चाहिए? बी के ऊपर ए ने फोर्स लगाई पर उसका अपोजिट आना चाहिए। तो ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2। एफ ए बी क्या था? m1 v1 माइनस m1 u1। एफ बी ए क्या है? m2 v2 माइनस m2 u2, पर बाहर माइनस भी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सोल्व कर दो। m1 v1 m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 और प्लस का आ गया m2 u2, क्योंकि अंदर जाके प्लस हो जाएगा ना। इस माइनस वाले को उधर ले जाओ, इस माइनस वाले को उधर ले आओ। m1 v1 प्लस m2 v2 किसके बराबर आ गया? m1 u1 प्लस m2 u2। अच्छा भाई देखना एक मिनट, ये क्या है? ये तो टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये क्या है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्या यही प्रूव नहीं करना था? और बातों बातों में हमने कर दिया प्रूव, बस यही प्रूव करना था। हेल्स प्रूव। ठीक है, क्लियर हो गया? ये छोटा सा टॉपिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है भाई, यहां तक का करो स्क्रीनशॉट, फिर आगे करवाता हूं। देखो भाई, आप कहोगे सर जी आपने जब फिजिक्स शुरू की थी आपने बोला था कि फिजिक्स तो नेचर और नेचर ऑफ फिनोमिना है, अब ये क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या चल रहा है? ये भी सारा बेटा नेचर और नेचर फिनोमिना ही है। देखिए बेटा, कहां पढ़ते हैं हम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम को? चेकआउट करते हैं। एप्लीकेशन के तौर पे लिख सकते हैं अपन इसको, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्या होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन? देखिए बेटा, जब कभी भी हम किसी बुलेट को गन से फायर करते हैं, फायर करते ही गन जो है वो पीछे की तरफ आती है झटका मारकर। जो बेटा बड़ी गन होती है, AK-47 होगी या फिर दुनाली होगी, उसको हमें अपने शोल्डर के साथ लगाकर चलाना पड़ता है, वरना उसका जर्क, उसका झटका इतना ज्यादा होता है कि आपका शोल्डर उतर सकता है, टूट सकता है। ठीक है, ये चीज देखी होगी आप लोगों ने कि जब हम राइफल से भी जब हम राइफल से भी फायर करते हैं तो बुलेट फायर होने के बाद राइफल एक बार पीछे की तरफ झटका मारती है
और काफी तेज झटका मारती है। उसी झटके को बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। और जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ झटका मारती है उसे बोला जाता है रिकॉइलिंग वेलोसिटी। अब हम लोगों को देखना है कि कितनी वेलोसिटी के साथ गन पीछे की तरफ झटका मारेगी। ठीक है, और हम सोल्व करेंगे इसकी हेल्प से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये कहाँ है? नेचर और नेचुरल फिनोमिना के अंदर है। तो बेटा सारी जो फिजिक्स है वो नेचर और नेचुरल फिनोमिना से ही जुड़ी हुई है। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये कोई गन है जिसके अंदर ये कोई बुलेट है। गन का मास है m, बुलेट का मास है स्मॉल m। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने ये मान लिया। फायर होने के बाद बुलेट चल पड़ी हुई, मास था m, वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है? स्मॉल v। ठीक है, लगाते हैं कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तुम पूरा लिख लेना भाई। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। पूरा लिख लेना। ठीक है, अच्छा बिफोर फायरिंग देखिए बेटा, गन का मास m, फायरिंग से पहले क्या गन चल रही है? तो वेलोसिटी जीरो। फायरिंग से पहले तो गन स्टैटिक मोड में है, रेस्ट पे है। बुलेट का मास m, क्या फायरिंग करने से पहले बुलेट गन के अंदर ही पड़ी है, क्या चलेगी? आपको कोई नहीं जी, वो तो जीरो होगा। फायरिंग करने के बाद मान लेते हैं कि गन v वेलोसिटी से रिकॉइल हुई है और बुलेट स्मॉल v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ गई। ठीक, जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो, mv प्लस mv। ठीक है, इधर ले आके माइनस का कर देते हैं। हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ गन। v को रखते हैं इधर, mv पड़ा है हमारे पास, बाय में चला गया माइनस का m, माइनस लिख देंगे आगे। देखो जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी गन उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये नेगेटिव साइन ने बता दिया, मतलब कि झटका लगेगा पीछे की तरफ। पहली बात तो क्लियर होगी यहां से। दूसरी बात, v जितनी मर्जी वेलोसिटी हो, m है छोटा, मास भी कम है, गन का मास है ज्यादा। छोटी रकम को बड़ी रकम से भाग करोगे, छोटी रकम को बड़ी रकम से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा? छोटा। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ तो आएगी पर इतनी वेलोसिटी के साथ नहीं जितनी से बुलेट गई है, इतनी तेजी से नहीं आएगी, उसे कुछ कम होगी। झटका लगेगा सिर्फ, ऐसा नहीं है कि भी बुलेट अपोजिट डायरेक्शन में जितनी स्पीड से भागी है उतनी स्पीड से गन भी भाग जाएगी। वो चीज यहां प्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये होता है बेटा रिकॉइलिंग ऑफ गन। व्हेन बुलेट इज फायरिंग फ्रॉम अ गन, द गन जर्क बैक। जर्क बैक का मतलब होता है झटका लगना। जर्क बैक which is called recoiling of gun। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में तुम लोग को मैंने जहाज के ऊपर से बम चलाने सिखाए, अब तुम लोगों को मैंने गन चलाने सिखा दी। सारा नेचर और नेचुरल फिनोमेना बेटा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर कोई बच्चा
इसको प्यार से पढ़ना चाहिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तुम्हारा बायो का टेस्ट शुरू होने वाला है, तो वो टेस्ट दे दो। रिकॉर्डेड वीडियो में सारा कुछ आ जाएगा, वहां आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियो में देख लेना। ठीक है, ठीक है भाई, फिर बाकी काम आप नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आगे से कोई टेस्ट टूस्ट हो ना बीच में, फिजिक्स के टाइम के बीच में, तो बेटा सर को बोल दिया करो कि सर हमारा फिजिक्स की क्लास है। ठीक है भाई, चलो भाई ले लो टेस्ट, टाइम हो गया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सभी को ही छोड़ देते हैं, फिर आधों को क्या छोड़ दें, समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा जिनको यहां तक समझ में आ गया वो बता दो एक बार फटाफट, बायो वाले से चले जाओ। समझ में आ गया तो फटाफट बता दो स्पीड के साथ। और कोई आप लोगों से ये भी पूछ ले कि भी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, तो आप लिख सकते हो कि जिस वेलोसिटी के साथ गन पीछे की तरफ आएगी उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ये लिख देता हूं फटाफट, रिकॉर्डिंग वीडियो में देख लेंगे जो चलेगी। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द वेलोसिटी with which gun jerked back is known as recoil velocity। जिस वेलोसिटी के साथ गन पीछे की तरफ जर्क बैक होगी, झटके के साथ आएगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर है वेडनेसडे को, बुधवार को लगेगा बेटा। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस डे।